पल के लिए सोचिए, वो सबसे पहली चीज क्या है जो याद आती है? शायद 5 साल की उम्र की कोई बात, या 6 साल की। हमारी अपनी ये छोटी छोटी यादें, ये हमारे निजी अतीत का हिस्सा हैं। अब जरा सोचिए, पूरी इंसानियत के अतीत को, उसकी यादों को एक साथ जोड़ना कितना बड़ा, कितना मुश्किल काम होगा। ये बात सच में बहुत गहरी है। इतिहास सिर्फ तारीखों और घटनाओं की एक सूखी लिस्ट नहीं है। नहीं, ये तो एक लगातार चलने वाली बातचीत है जो हम आज अपने अतीत के साथ करते हैं, ये समझने के लिए कि हम कौन हैं और हम यहाँ तक पहुँचे कैसे। तो चलिए अपनी जांच शुरू करते हैं। हमारी ये जासूसी हमें 4 खास पड़ावों पर ले जाएगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि अतीत एक विशाल अधूरी पहेली जैसा क्यों है। फिर हम समय को समझने के लिए घड़ी को बहुत बहुत पीछे घुमाएंगे। उसके बाद हम उन एक्सपर्ट से मिलेंगे जो इन रहस्यों को सुलझाते हैं, और आखिर में हम उन सुरागों का पीछा करेंगे जो वे खोज निकालते हैं। तो चलिए अपने पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। इतिहास को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उसे एक बहुत बड़ी जिगसॉ पजल की तरह सोचना, और यहीं से असली जासूसी का काम शुरू होता है। देखिए, इतिहासकारों को शायद ही कभी पूरी तस्वीर मिलती है। उन्हें जो कुछ भी मिलता है, चाहे वो एक पुराना बर्तन हो या कोई प्राचीन किताब, वो उस बड़ी पहेली का सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा होता है। तो उनका काम सिर्फ टुकड़े इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि उन खाली जगहों को भरने के लिए सही सही अनुमान लगाना है, मतलब कहानी की व्याख्या करना। अच्छा, किसी भी पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले उसके टुकड़ों को सही क्रम में लगाना पड़ता है ना? इतिहास में ये क्रम समय के जरिए बनता है, और जब हम इतिहास के समय की बात करते हैं तो हम बहुत बहुत ही ज्यादा लंबे समय की बात कर रहे होते हैं। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। सच कहूं तो ये दिमाग घुमा देने वाली है। अगर हम पृथ्वी के पूरे 4.5 अरब साल के इतिहास को एक 24 घंटे का दिन मान लें, तो पता है हमारे जैसे आधुनिक इंसान यानी होमो सेपियंस कब आए? आधी रात होने से कुछ ही सेकंड पहले। और लिखा हुआ इतिहास, वो तो दिन के आखिरी पल में एक पलक झपकने जैसा होगा। ये नजरिया सब कुछ बदल देता है। तो इतने लंबे समय को व्यवस्थित करने के लिए इतिहासकार एक सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, BCE और CE। CE का मतलब है कॉमन एरा, जो साल 1 से शुरू होता है और आगे बढ़ता है, जैसे हम आज हैं। और BCE का मतलब है बिफोर कॉमन एरा, इसमें साल 1 से पीछे की ओर गिने जाते हैं। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि 560 BCE की कोई घटना आज से कितनी पुरानी है, तो इसकी गिनती कैसे करेंगे? देखने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर असल में ये काफी सीधा है। आइए इसे एक एक करके समझते हैं। पहला कदम, हम BCE का साल लेते हैं जो कि है 560। दूसरा कदम, हम इसमें स्लाइड पर दिया गया साल जोड़ देते हैं, 2026, तो हमें मिला 2586। अब तीसरा और सबसे जरूरी कदम, हम इसमें से 1 घटाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे कैलेंडर में कोई साल 0 नहीं होता। ये सीधा 1 BCE से 1 CE पर चला जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि बुद्ध का जन्म आज से लगभग 2585 साल पहले हुआ था। तो अब जब हम समय को थोड़ा बहुत समझ गए हैं, तो चलिए उन लोगों से मिलते हैं जो इस पहेली को सुलझाने का काम करते हैं। ये है हमारे इतिहास के जासूस, और हर एक की अपनी खास महारत होती है। सबसे पहले हैं भूविज्ञानी। ये लोग पृथ्वी की कहानी उसकी चट्टानों और मिट्टी की परतों में पढ़ते हैं। फिर आते हैं जीवाश्म विज्ञानी, जो करोड़ों साल पुराने पौधों और जानवरों के अवशेषों यानी फॉसिल्स की स्टडी करते हैं, जो हमें बताते हैं कि हमारे ग्रह पर जीवन कैसा था। और फिर वो एक्सपर्ट्स हैं जो सीधे सीधे इंसानों पर फोकस करते हैं। मानव विज्ञानी मानव समाजों और संस्कृतियों को समझने की कोशिश करते हैं। और पुरातत्वविद, ये वो लोग हैं जो जमीन की खुदाई करके उन चीजों को खोजते हैं जो लोग पीछे छोड़ गए थे, जैसे कि औजार, गहने या टूटे हुए बर्तनों के टुकड़े। तो हमारी एक्सपर्ट्स की टीम तैयार है। अब उन्हें क्या चाहिए? जाहिर है, सुराग। इतिहास की दुनिया में इन सुरागों को स्रोत या सोर्सेस कहा जाता है। यही वो कच्चा माल है जिससे इतिहास लिखा जाता है। जरा इस चीज को देखिए। ये सिंधु घाटी सभ्यता की एक मोहर है जो करीब 4000 साल पुरानी है। ये एक असली सुराग है, पहेली का एक ठोस टुकड़ा। इस पर कुछ लिखा तो है, पर हम आज तक उसे पढ़ नहीं पाए हैं, और एक जानवर की तस्वीर बनी है। और यही तो इतिहास का सबसे बड़ा सवाल है ना? एक चीज खोज लेना एक बात है,
लेकिन ये समझना कि इसका मतलब क्या था, ये पूरी तरह से एक अलग चुनौती है। इसका जवाब छिपा है कॉन्टेक्स्ट में। इतिहासकार इसे दूसरे सुरागों के साथ जोड़कर देखते हैं ताकि एक बड़ी तस्वीर बन सके। तो हमारे जासूस 3 मेन तरह के सुरागों का इस्तेमाल करते हैं। पहले हैं पुरातात्विक स्रोत, जैसे वो मोहर जिसे हमने अभी देखा। दूसरे हैं साहित्यिक स्रोत, यानी उस समय के लोगों द्वारा लिखी गई कोई भी चीज। और तीसरे हैं मौखिक स्रोत, वो कहानियां और परंपराएं जो बोलकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाई जाती हैं। ये स्लाइड एक तरह से ऐतिहासिक जांच पड़ताल की आत्मा है, पुष्टि। एक अच्छा जासूस कभी भी एक ही सुराग पर अपना पूरा केस नहीं बनाता। वो हमेशा अलग अलग तरह के स्रोतों से मिली जानकारी को मिलाकर देखते हैं। क्या खुदाई में मिला मिट्टी का बर्तन उसी दौर की किसी पुरानी किताब में बताई गई कहानी से मेल खाता है? जब अलग अलग सुराग एक ही कहानी की तरफ इशारा करने लगते हैं, तभी इतिहासकार यकीन करना शुरू कर सकते हैं कि वो सही रास्ते पर हैं। और हम आज की बात इसी एक सवाल के साथ खत्म करेंगे। सोचिए, एक दिन भविष्य के इतिहासकार हमारे समय को समझने की कोशिश करेंगे। वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? वो हमारे डिजिटल मैसेज, हमारी तस्वीरें, हमारे बनाए सामान से क्या समझेंगे? हम सब हर दिन अपने पीछे सुराग छोड़ रहे हैं। सवाल यह है कि वो कौन सी कहानी। पृथ्वी 4.5 अरब साल पुरानी है। मतलब अगर इस संख्या को समझना हो ना, तो कल्पना करना बहुत दिलचस्प होगा कि इस पूरे समय को हम 24 घंटे की घड़ी मान लें। एक कॉस्मिक घड़ी की तरह। बिल्कुल। तो इस घड़ी में रात के ठीक 12 बजे पृथ्वी का निर्माण होता है, फिर सुबह होती है, दोपहर बीत जाती है, शाम ढल जाती है। और इंसान का कहीं कोई अता पता नहीं है ना। एकदम सही। हम होमो सेपियंस इस ग्रह पर रात के 11:59 और 58 सेकंड पर प्रकट होते हैं। अरे वाह, मतलब सिर्फ आखिरी के 2 सेकंड। हाँ, इस ग्रह के पूरे इतिहास में हमने केवल आखिरी के 2 सेकंड देखे हैं। लेकिन सबसे बड़ी पहेली तो ये है कि इन आखिरी 2 सेकंड में आकर भी हम उन बीते हुए अरबों सालों का रहस्य कैसे सुलझा रहे हैं। मैं तो यही सोच रही थी। सच कहूं तो ये समय का जो पैमाना है ना, ये वाकई दिमाग सुन कर देता है। इस विशाल कैलेंडर में हमारा वजूद मतलब एक अदृश्य बिंदु के समान है। हमसे बहुत पहले यहाँ महाद्वीपों का टूटना, डायनासोर का राज और पूरा का पूरा हिमयुग का दौर गुजर चुका है। और फिर भी आज हम बैठ के उस अतीत को डिकोड कर रहे हैं। और यही हमारे आज के इस गहन विश्लेषण का मिशन है, इतिहास और समय की गणना के इस विज्ञान को समझना। मशहूर इतिहासकार E.H. कार का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। हाँ, वो संवाद वाला है ना। हाँ, उन्होंने कहा था, इतिहास अतीत एवं वर्तमान के मध्य एक अनवरत संवाद है। मतलब एक ऐसी बातचीत जो कभी रुकती नहीं है। चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं। बिल्कुल। देखिए, इस संवाद का जो मर्म है ना, वो बहुत गहरा है। अक्सर लोग सोचते हैं कि इतिहास केवल राजाओं की वंशावली और उबाऊ युद्ध की तारीखों का एक दस्तावेज है। स्कूल की किताबों की तरह। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अगर हम इस संवाद को ध्यान से सुने तो ये हमें बताता है कि आज हम जो कुछ भी हैं, मतलब हमारी सभ्यता, हमारी तकनीक, समाज के नियम और तौर तरीके, बिल्कुल, वे रातों रात आसमान से नहीं टपके हैं। सही बात है। अतीत की नींव पर ही हमारे आज का निर्माण हुआ है। तो इस वर्तमान को समझने के लिए हमें उस 2 सेकंड वाले वजूद से थोड़ा पीछे जाना होगा। पीछे तो जाना पड़ेगा। लेकिन मेरे मन में एक संशय पैदा होता है। अगर हम इस ग्रह पर इतने नए हैं, मतलब हम तो तब थे ही नहीं ना, तो हमें ये सारी बातें पता कैसे चलती हैं? ये एक बहुत ही लाजवाब सवाल है। मुझे तो ये पूरा परिदृश्य किसी बहुत पुराने क्राइम सीन की तरह लगता है, जैसे घटना लाखों साल पहले घट चुकी है और अब अलग अलग जासूस उस घटना स्थल पर आके सुराग ढूंढ रहे हैं। ये टाइम डिटेक्टिव्स या समय के जासूस वाली उपमा एकदम सटीक है। इस पूरे रहस्य को सुलझाने के लिए मुख्य रूप से 4 जासूस काम करते हैं, जो अलग अलग विज्ञान की शाखाओं से आते हैं। सबसे पहले हैं हमारे भूविज्ञानी यानी जियोलॉजिस्ट। अच्छा, जो मिट्टी, चट्टानों और पर्वतों का अध्ययन करते हैं। हाँ, एक तरह से वो उस कैनवस को समझते हैं जिस पर इतिहास की पूरी पेंटिंग बनाई गई है। वो हमें बताते हैं कि जमीन कब और कैसे बदली, नदियां कब सूखी। और फिर दूसरे जासूस कौन है? फिर उनके बाद आते हैं जीवाश्म विज्ञानी यानी पेलियोंटोलॉजिस्ट। ओके। ये वो जासूस हैं जो करोड़ों वर्ष पूर्व के पेड़ पौधों, जीवों और शुरुआती मानवों के जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। और जीवाश्म बनना
कोई आसान बात तो है नहीं, है ना? करोड़ों जीवों में से कोई एक जीव ऐसी परिस्थिति में मरता है जहां उसकी हड्डियां या निशान चट्टानों के बीच सुरक्षित रह जाएं। बिल्कुल, ये प्रकृति की एक बहुत ही दुर्लभ घटना है। और जब बात खास तौर पर इंसानों के सामाजिक विकास की आती है ना, तो तीसरे जासूस की एंट्री होती है। मानव विज्ञानी। हाँ, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ओके। इनकी भूमिका बहुत अहम हो जाती है। ये मानव समाजों, उनकी संस्कृतियों और उनके व्यवहार का अध्ययन करते हैं। मतलब हमारे पूर्वजों का समाज कैसा था, वे किन चीजों में विश्वास करते थे, ये सब। एकदम सही। और चौथे जासूस वो हैं जिनका काम फिल्मों में सबसे ज्यादा रोमांचक दिखाया जाता है, पुरातत्व विज्ञानी या आर्कियोलॉजिस्ट। हाँ, इंडियाना जोन्स की तरह। हाँ, लेकिन असल जिंदगी में ही इंडियाना जोन्स की तरह चाबुक लेकर नहीं घूमते हैं। वो तो छोटे छोटे ब्रश लेकर हफ्तों तक एक ही जगह की मिट्टी साफ करते रहते हैं ना। बिल्कुल। ये खुदाई में निकले प्राचीन औजार, बर्तन, मूर्तियां, खिलौने और इमारतों की ईंटों का बहुत बारीकी से अध्ययन करते हैं, यहाँ तक कि जले हुए अनाज के दानों का भी। जले हुए अनाज वो कैसे बच जाते हैं? देखिए, साधारण अनाज तो समय के साथ सड़ जाता है, लेकिन अगर वो जलकर कार्बन बन गया हो तो वो हजारों साल तक जमीन में सुरक्षित रह सकता है। अरे वाह। हाँ, और इन सब छोटी छोटी चीजों को जोड़कर ही वे अतीत की पूरी तस्वीर बनाते हैं। लेकिन यहाँ एक पेच है। मान लीजिए इन जासूसों को एक पुराना घड़ा मिल गया। अब उस घड़े को इतिहास की एक समय रेखा या कहें तो टाइम लाइन पर कहाँ रखा जाए? ये एक बड़ी चुनौती है। ये कैसे तय हो कि कौन सी घटना पहले हुई और कौन सी बाद में? मतलब समय को नापना भी तो अपने आप में एक बहुत बड़ा विज्ञान है ना? को एक धागे में पिरोने के लिए आज दुनिया भर में मुख्य रूप से ग्रेगोरियन कैलेंडर का उपयोग होता है। हाँ, वही जिसमें 365 दिन होते हैं और लीप ईयर की व्यवस्था होती है। सही कहा। जैसे वर्ष 2001 लीप ईयर था, क्योंकि नियम के अनुसार जो शताब्दी वर्ष 400 से पूरी तरह विभाजित हो सकें वे लीप ईयर होते हैं। और इसी कैलेंडर के हिसाब से इतिहास की टाइमलाइन को BCE यानी बिफोर कॉमन एरा और CE यानी कॉमन एरा में बांटा जाता है। मैं बताऊंगी कि पहले लोग इसे ईसा पूर्व यानी BC और ईसवी यानी AD कहते थे। बिल्कुल। लेकिन अब अकेडमिक जगत में इसे बिफोर कॉमन एरा और कॉमन एरा कहा जाता है। हाँ, सामान्य संवत पूर्व और सामान्य संवत। पर इसका कारण क्या है? इसका एक बहुत बड़ा कारण है। इतिहास को अब केवल एक विशिष्ट धार्मिक नजरिए से नहीं देखा जाता। दुनिया भर के इतिहासकारों ने एक वैश्विक और धर्मनिरपेक्ष शब्दावली को अपनाया है, ताकि सभी संस्कृतियों का इतिहास इस टाइमलाइन पर बिना किसी पूर्वाग्रह के रखा जा सके, है ना? एकदम सटीक। और जब संस्कृतियों की बात आती है तो हमारे भारतीय पंचांग का जिक्र करना भी तो जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। पंचांग सूर्य और चंद्रमा दोनों की स्थिति पर आधारित एक बेहद सटीक प्रणाली है। हाँ, मौसम का अनुमान लगाने से लेकर सूर्य ग्रहण जैसी खगोलीय घटनाओं की एकदम सटीक गणना के लिए आज भी इसका बड़े स्तर पर उपयोग होता है। बिल्कुल होता है। लेकिन ग्लोबल टाइमलाइन और इतिहास को अलाइन करने के लिए हम ग्रेगोरियन सिस्टम पर ही निर्भर हैं। और इसी सिस्टम में एक बहुत ही दिलचस्प गणितीय पहेली छुपी हुई है। एक ऐसा तथ्य जो शायद हमारे बहुत से श्रोताओं को चौंका दे। कौन सा तथ्य? यही कि इस ग्रेगोरियन कैलेंडर में 0 यानी 0 का कोई साल ही नहीं होता। हाँ, ये टाइमलाइन का एक बहुत ही तकनीकी लेकिन अनिवार्य पहलू है। इसे समझना इतिहास के छात्रों के लिए बहुत जरूरी है। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए एक इमारत है। आमतौर पर ग्राउंड फ्लोर यानी 0 होता है, जिसके नीचे बेसमेंट -1 होता है और जिसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर +1 होता है। बिल्कुल लॉजिकल है। लेकिन इतिहास की इस इमारत में ग्राउंड फ्लोर है ही नहीं। एक BCE के ठीक बाद सीधा एक CE आ जाता है। चलिए श्रोताओं के लिए इसे एक उदाहरण से डिकोड करते हैं। हाँ, बताइए। मान लीजिए महात्मा बुद्ध का जन्म। उनका जन्म 560 BCE में हुआ था। अगर आज का वर्ष 2024 है तो बुद्ध का जन्म आज से ठीक कितने वर्ष पूर्व हुआ था? अगर कोई सामान्य गणित लगाए तो वो बस 560 में 2024 जोड़ देगा। हाँ, सिंपल एडिशन। लेकिन चूंकि बीच में 0 का कोई वर्ष नहीं है, इसलिए हमें इस योगफल में से 1 घटाना पड़ता है, यानी 560 + 2024 और फिर -1, तो जवाब आता है 2583 वर्ष पूर्व। बिल्कुल। ये -1 करना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक BCE से एक CE के बीच सिर्फ 1 साल का ही अंतर है, 2 साल का नहीं।
लेकिन कभी कभी मैं सोचती हूँ कि जिन्होंने ये कैलेंडर बनाया उन्होंने एक 0 साल क्यों नहीं रख दिया? काम कितना आसान हो जाता। हाँ, बात दरअसल ये है कि जब 6ठी शताब्दी में इस कैलेंडर की रूपरेखा तय की जा रही थी, तब यूरोप में शून्य की गणितीय अवधारणा ही विकसित नहीं हुई थी। अच्छा। हाँ, शून्य का ज्ञान तो भारत से अरब होते हुए यूरोप काफी बाद में पहुंचा, इसलिए उन्होंने सीधे 1 से गिनती शुरू कर दी। ये एक अद्भुत जानकारी है। तो अब हमारे पास समय की एक स्पष्ट रेखा आ गई, लेकिन इस खाली टाइमलाइन पर जो ऐतिहासिक जानकारियां रखी जाती हैं वो कहाँ से आती हैं? स्रोतों से? हाँ, हमने जासूसों की बात की, तो वे किन सबूतों या स्रोतों पर काम करते हैं? देखिए, इतिहास के 3 मुख्य स्रोत होते हैं। पहले हैं पुरातात्विक स्रोत, जैसे सिक्के, पुराने स्मारक और मिट्टी के बर्तन। दूसरे हैं साहित्यिक स्रोत, जैसे पुरानी पांडुलिपियां, धार्मिक ग्रंथ या विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत। और तीसरे हैं मौखिक स्रोत। मौखिक स्रोत मतलब वो कहानियां और परंपराएं जो पीढ़ियों तक बोलकर पहुंचाई जाती हैं। बिल्कुल, जो एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को सुनाती है। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर देखा जाए तो ये एक विशाल जिगसॉ पहेली की तरह है। हाँ, और एक ऐसी पहेली जिसके कई टुकड़े हमेशा के लिए गायब हो चुके हैं। लेकिन एक संशय मुझे हमेशा परेशान करता है। मान लीजिए आपके पास पहेली के 2 टुकड़े हैं और वे आपस में बिल्कुल मेल नहीं खाते। मतलब विरोधाभासी स्रोत? हाँ, उदाहरण के लिए एक राजा के दरबार का कवि लिखता है कि राजा बहुत न्यायप्रिय और महान था। लेकिन उसी दौरान आया कोई विदेशी यात्री लिखता है कि वो राजा तो एक क्रूर तानाशाह था। अब यहाँ इतिहासकार क्या करता है? क्या वो बस अपना मनपसंद सच चुन लेता है? नहीं, अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो ये इतिहास लेखन की सबसे बड़ी चुनौती है। इतिहासकार किसी एक स्रोत पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करते, वे हमेशा क्रॉस रेफरेंस करते हैं। मतलब वे स्रोतों का मिलान करते हैं। बिल्कुल, वे ये देखते हैं कि लेखक का उद्देश्य क्या था। जैसे आपने कहा, दरबारी कवि को तो राजा से इनाम चाहिए था, इसलिए उसमें चाटुकारिता हो सकती है। हाँ, वो तो राजा की तारीफ ही करेगा। और विदेशी यात्री को कोई डर नहीं था, लेकिन हो सकता है उसे स्थानीय संस्कृति और नियमों की समझ ही ना हो। इसलिए इन सभी पूर्वाग्रहों या बायसेस को काटकर ही एक संतुलित सत्य तक पहुंचा जाता है। और अब तो इस जिगसॉ पहेली को सुलझाने में विज्ञान एक तरह से चीट कोड का काम कर रहा है। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, चीट कोड, है ना? पहले इतिहास केवल किताबों और खंडहरों तक सीमित था, लेकिन अब वैज्ञानिक तकनीकें इतिहास के पुनर्निर्माण को पूरी तरह से बदल रही हैं। बिल्कुल, प्राचीन जलवायु विज्ञान या पैलियोक्लाइमेटोलॉजी इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आज हम बर्फ के कोर, आइस कोर्स और पेड़ों के छल्लों का अध्ययन करके बता सकते हैं कि हजारों साल पहले किस सदी में भयानक सूखा पड़ा था और किस में अच्छी बारिश हुई थी। अरे वाह! और इसके अलावा कार्बन डेटिंग भी तो है। हाँ, कार्बन डेटिंग और रासायनिक विश्लेषण से ये पता चल जाता है कि कोई हड्डी या बर्तन असल में कितना पुराना है। और अगर पूछें कि सबसे बड़ा गेम चेंजर क्या साबित हुआ है, तो वो है आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स। ये तो इतिहास को सीधे हमारे डीएनए में पढ़ने जैसी बात हो गई। सही मायने में ये वैसा ही है। आनुवांशिकी जीव विज्ञान की वो शाखा है जो ये अध्ययन करती है कि गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कैसे पहुंचते हैं। डीएनए के अध्ययन से ऐसे रहस्य खुल रहे हैं जो किसी भी किताब में नहीं लिखे गए। प्राचीन मानव कैसे अफ्रीका से निकलकर दुनिया भर में फैले, किन समूहों का आपस में मिलाप हुआ, ये सब विज्ञान अब एकदम सटीक रूप से बता सकता है। तो अब हमारे पास समय नापने का स्केल भी है, स्रोतों का विज्ञान भी है और हमारे जासूस भी हैं। तो चलिए ना, इस सारे ज्ञान का उपयोग करके अपने स्वयं के शुरुआती इतिहास को देखते हैं। चलिए। 3 लाख साल पहले का दौर, होमो सेपियंस का युग। उस समय मानव मुख्य रूप से शिकारी और खाद्य संग्राहक, हंटर गैदरर था। वो पूरी तरह से प्रकृति की दया पर निर्भर था। भोजन की तलाश में बस एक जगह से दूसरी जगह भटकना ही उसकी नियति थी। लेकिन उस कठिन जीवन में भी इंसान केवल जानवर नहीं रह गया था। हाँ। उसने आग पर नियंत्रण पा लिया था, पत्थर के औजार बनाने लगा था। सर्वाइवल स्किल्स। हाँ, और जो बात सबसे ज्यादा विस्मित करती है वो है उनकी कला। दुनिया भर की अंधेरी गुफाओं में उन्होंने जो चित्रकारी की है, मतलब वो उनकी कल्पना शक्ति को दर्शाती है। बिल्कुल दर्शाती है। इसके अलावा कब्रों में जिस तरह से वो शवों के साथ कुछ सामान दफनाते थे, उससे ये पता चलता है
कि वे मृत्यु के बाद के जीवन यानी आफ्टर लाइफ में भी विश्वास करने लगे थे। ये उनके अमूर्त सोच या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के विकसित होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। जो चीज़ आंखों के सामने नहीं है उसके बारे में भी सोचना और कल्पना करना। लेकिन मेरे इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है, एक बहुत बड़ी पहेली। इंसान लाखों सालों तक शिकार कर रहा था, अचानक से उसने खेती करना क्यों शुरू कर दिया? ये एक बड़ा सवाल है। जानवरों को पालना और एक ही जगह बसना क्यों शुरू किया? क्योंकि देखा जाए तो खेती करना शिकार करने से कहीं ज्यादा मेहनत का काम है। बीज बोना, महीनों तक फसल का इंतजार करना, उसकी रक्षा करना, कोई ये सब क्यों करना चाहेगा? यह बदलाव कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि ये मजबूरी और अवसर का एक मिला-जुला परिणाम था। और यहीं पर प्राचीन जलवायु विज्ञान हमें जवाब देता है। अच्छा, जलवायु ने कैसे मजबूर किया? देखिए, करीब 1 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 12,000 वर्ष पूर्व तक पृथ्वी हिमयुग यानी आइस एज की चपेट में थी। भयानक ठंड थी, लेकिन लगभग 12,000 साल पहले जलवायु में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। मौसम गर्म होने लगा। बिल्कुल। जब पृथ्वी गर्म हुई तो ग्लेशियर पिघले, नदियों में पानी का स्तर बढ़ा, और सबसे महत्वपूर्ण बात, नदियां अपने साथ जो गाद और मिट्टी लेकर आईं, उसने किनारों को बेहद उपजाऊ बना दिया। मतलब एक परफेक्ट जमीन तैयार हो गई। हाँ, और इंसान ने देखा कि कुछ जंगली घास जैसे गेहूं और जौ के पूर्वज अब बहुत तेजी से और आसानी से उग रहे हैं। उसे समझ आ गया कि अगर वो इन बीजों को बचाकर बोए तो उसे एक निश्चित और अनुमानित भोजन मिल सकता है। तो मौसम बदला और उस बदले हुए मौसम ने इंसान को खेती का अवसर दिया। खेती ने भोजन की अनिश्चितता को खत्म कर दिया। शिकार मिले ना मिले, लेकिन खेत में अनाज है तो भूखे नहीं मरेंगे। एकदम सही पकड़ा आपने। और साथ ही गाय, बकरी जैसे जानवरों का घरेलूकरण भी शुरू हुआ, जिससे मांस और दूध मिलने लगा। और पता है, यहीं से मानव समाज का पूरा ढांचा पलट गया। जब आप खेती करते हैं तो आप फसल को छोड़कर कहीं जा नहीं सकते। हाँ, आपको एक स्थान पे बसना ही पड़ता है। इसलिए इंसान ने खानाबदोश जिंदगी छोड़कर बस्तियां बसानी शुरू की। लेकिन खेती ने केवल हमारा पता नहीं बदला, उसने हमारी सोच और समाज की संरचना को भी हमेशा के लिए बदल दिया। वो कैसे? देखिए, शुरुआती शिकारी समाजों में निजी संपत्ति या प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसी कोई अवधारणा ही नहीं थी। सब कुछ साझा था। जो शिकार मिला सबने मिलकर खाया, क्योंकि मांस को आप महीनों तक स्टोर तो कर नहीं सकते थे। सही बात है। लेकिन खेती में अनाज पैदा होता है और अनाज को आप सालों तक स्टोर कर सकते हैं। और यहीं से समाज में जटिलता आती है। अतिरिक्त उत्पादन यानी सरप्लस प्रोडक्शन, जिसने ज्यादा अनाज उगाया और उसे स्टोर किया, वो ज्यादा ताकतवर हो गया। और यहीं से ये मेरा है ये तेरा है वाला सिस्टम शुरू हुआ। अमीर और गरीब का, ताकतवर और कमजोर का वर्ग क्लास बनने लगा। जो कबीले का मुखिया होता था वो अनाज के वितरण को नियंत्रित करने लगा। बिल्कुल। और धीरे धीरे ये छोटी बस्तियां बड़े गांवों में बदलीं। अब हर किसी को खेती करने की जरूरत नहीं थी। कुछ लोग बर्तन बनाने लगे, कुछ कपड़े बुनने लगे। विनिमय या बार्टर प्रणाली शुरू हुई। गांव कस्बों में बदल गए। और फिर धातुओं की खोज ने एक नई क्रांति को जन्म दिया। पहले तांबे का उपयोग हुआ और फिर लोहे का। लोहे की खोज ने तो विकास की गति को कई गुना बढ़ा दिया होगा, है ना? लोहे की कुल्हाड़ी से जंगल साफ करना और लोहे के फाल वाले हल से सख्त जमीन को जोतना कितना आसान हो गया होगा। बहुत आसान। लोहे ने कृषि के विस्तार और साम्राज्यों के निर्माण की नींव रखी। मानव सभ्यता का ये उदय एक बहुत ही लंबी, खुरदरी और संघर्षों से भरी यात्रा रही है। ऐसा नहीं था कि ये हमेशा एक सीधी रेखा में ऊपर की ओर गई। बीच में कई बार महामारियां भी तो आईं, अकाल पड़े। हाँ, जब हमारा अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया था। लेकिन हम डटे रहें। संवाद को समेटते हुए ये स्पष्ट हो जाता है कि इतिहास केवल बीते हुए कल की कोई सूखी कहानी नहीं है। ये मानव के अदम्य साहस, उसकी अनुकूलन क्षमता और उस दृढ़ता का जीवंत प्रमाण है, जिसके कारण आज हमारा यहाँ होना संभव हो पाया है। बिल्कुल। स्रोतों और समय रेखा ने हमें उस यात्रा को समझने में मदद की है। और हम अतीत का अध्ययन महज पुरानी बातें जानने के लिए नहीं करते हैं। हम ये समझने के लिए करते हैं कि एक प्रजाति के रूप में हमारे व्यवहार के पीछे के कारण क्या है। ये ज्ञान हमें भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हमने टाइमलाइन का गणित समझा, स्रोतों की पहेली को सुलझाया और ये देखा कि कैसे एक बदलते मौसम ने
शिकारी इंसान को किसान और फिर एक जटिल समाज का हिस्सा बना दिया। एक बहुत ही शानदार सफर। लेकिन इस चर्चा को समाप्त करने से पहले श्रोताओं के लिए मैं एक विचार छोड़ना चाहूंगी, एक ऐसा प्रश्न जिस पर सोचने में आप लोगों को वाकई मजा आएगा। जरूर बताइए। देखिए, आज हम हजारों साल पुरानी मिट्टी के बर्तनों, पत्थर के औजारों और गुफाओं की चित्रकारी से अपने पूर्वजों को समझते हैं। पत्थर और मिट्टी जैसी चीजें समय की मार सह गईं। लेकिन जरा सोचिए, आज से 5000 साल बाद भविष्य के इतिहासकार हमारे आज के इस डिजिटल युग को कैसे समझेंगे? ओह, ये तो बहुत गहरा सवाल है ना? हमारा सारा ज्ञान, हमारी तस्वीरें, हमारे विचार आज पत्थरों पर नहीं बल्कि सर्वर और क्लाउड पर स्टोर हैं। क्या हमारे इंटरनेट के ये डिजिटल पदचिन्ह भी उन पत्थरों की तरह हजारों साल तक सुरक्षित रह पाएंगे? या फिर हार्ड ड्राइव के नष्ट होने के साथ ही हमारा पूरा युग उनके लिए एक डार्क एज बन जाएगा? भविष्य के पुरातत्वविदों को शायद हमारी इस पहेली को सुलझाने के लिए कुछ मिलेगा ही नहीं। बिल्कुल। क्या उन्हें कुछ और ही मिलेगा? भविष्य का वो संवाद आज के इस संवाद से शायद बिल्कुल ही अलग होगा।